नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर के लगातार एक ना एक बयान आ रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी एक बार फिर करारा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, आपको सुनाते हैं। यही होती है जीवन में उन्नति की राह, और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है, और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है, जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। लगातार सीएम योगी हमलावर हैं पाकिस्तान पर, और जिस तरीके से शौर्य पराक्रम दिखाया है हमारी भारतीय सेना ने, और पाकिस्तान की न सिर्फ उसके एयरबेस को तबाह किया बल्कि आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको भी नेस्ते नाबूद कर दिया। और इसी के बाद लगातार सीएम योगी बयान दे रहे हैं, और पाकिस्तान को लेकर के एक ना एक दिन वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है। एक और खबर आपको बताते हैं रायबरेली से, जहां पर गौ तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब गौ तस्करों और पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है। दिनांक 15 तारीख को सलोन थाना क्षेत्र में एक गोवंश का अवशेष मिला था, सर मिला था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 183/25 गोवध अधिनियम की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सलोन पुलिस द्वारा एक टीम बनाकर घटना का अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ये लोग पुनः सलोन के ब्लॉक के पीछे तालाब के पास एक गोवंश की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां पे शहबान, दिलशाद और रमजान 3 गोकश थे। इसमें से इन्होंने ये पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें से शहबान और दिलशाद के पैर में गोली लगी है और इनको तत्काल सीएससी। लगातार पुलिस अपराधियों के खिलाफ वो ऑपरेशन चला रही है, और इसी ऑपरेशन के तहत इन गो तस्करों को पकड़ा गया है। एक और खबर आपको बता दें कि लखनऊ के बगल में बाराबंकी, और यहाँ पर एक लाख के इनामी जो अपराधी था उसका एनकाउंटर किया था पुलिस ने, और उसको मार गिराया था। इससे पहले गोंडा में भी उसके जो गिरोह के सदस्य थे, जो खास था, उसको मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं लगातार जो यूपी पुलिस है वो अपराधियों के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन चला रही है, और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, शिकंजा कसने के लिए इस तरीके से लगातार अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए इस तरीके का ऑपरेशन चला रही है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी है, जो उनके मंसूबे हैं, जो डकैती की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो गौ तस्करी को अंजाम देते हैं, या मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं, उनके खिलाफ इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं यूपी पुलिस अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर सकती है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास जो आज खबरें बताएंगे। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अगर सबसे बड़ी खबर एक ये है और एक हमारे यहाँ और रेलवे की है। मैं दोनों आपको बता दूंगा संक्षिप्त में कि विस्तार अगर बात करें तो जैसे कि आपने बताया सलवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई है, और तस्वीर भी हमारे दर्शकों ने देखी आईबीसी 24 पे। और ये जो है 15 तारीख को एक वहां पे जो हिंदू संगठन थे, उन हिंदू संगठन ने थाना कोतवाली सलवन में जाकर के एक लिखित तहरीर दी थी कि ये जो है यहाँ पे तो ये एक वहां पे अगर बात करें तो 15 दिन पहले एक वहां पे धड़ मिला था किसी गौवंश का, लेकिन उस समय पुलिस ने
मैं फिर कहूंगा उस समय पुलिस ने हीला हवाली करते हुए कहा कि ये सब अभी का नहीं है, पुराना है, कहीं से कोई ले आया होगा, ये वैसा नहीं है। लेकिन पुलिस ने मीडिया को पूरी तरीके से इसमें जो है ब्लफ में रखा और उस तरीके से इनपुट नहीं दिया पुलिस ने जिस तरीके से इनपुट देना चाहिए था। लेकिन खैर ये सब एक अलग बात होगी। अब पुलिस ने इस पे काम किया 15 तारीख से लेकर आज अगर बात करें तो आज लगभग 22 है। और अगर 22 में जो है जिस तरीके से ये वाकया निकल के आया सामने और कल बीती रात को जो है पुलिस की मुठभेड़ हुई इन लोगों से और पुलिस को वापस से मुखबिर खास की सूचना पे कि यहाँ पे फिर से सलोन ब्लॉक के फील्ड में वापस से रात को जो है एक गौवंश की मिली। जैसे सूचना मिली वहां पे मौके पर पुलिस पहले से जो जब मुखबिर खास की सूचना पे थी तो घात लगाए बैठी हुई थी। जैसे इन लोगों ने 3 लोग थे और इन तीनों लोगों में से जैसा कि एक मौके से फरार हो गया और दूसरा जो है जैसे बताया जा रहा है कि इसमें जो नाम है, मैं नाम भी बता दूं आपको कि दूसरा जो है एक इसमें जो है पुत्र दिलसाद, ये है बदमाश पकड़े गए बदमाश नाम दिलसाद पुत्र शफीक और दूसरे का जो नाम है वो शहबाज नाम है। ये 2 मौके पे जो है जब फायरिंग हुई सलोन पुलिस के द्वारा तो इनको जो है मौके से पकड़ा गया और पकड़ने के साथ साथ इनको जो है इनके पैर में गोली लगी। इनको सीएससी सलोन में भर्ती भी कराया गया पुलिस की तरफ से और तीसरा वहां से फरार हो गया। और एडिशनल एसपी ने जो अपने वक्तव्य में कहा है वो भी आपने सुना कि 15 दिन पहले 15 तारीख को ये घटना हुई थी और इस घटना के बाद सलोन पुलिस सतर्कता दिखा रही थी और उस तरीके से खैर मीडिया को इन्होंने, मैं फिर बताऊं, मीडिया को इन्होंने पूरे इनपुट नहीं दिए थे उस समय। मीडिया से हीला हवाला करते जो कोतवाल शिवशंकर है उन्होंने भी उस समय बताया कि ये सूखा मांस है और ये बहुत पहले कहीं से आ गया था। मीडिया से ये चीजें उन्होंने छिपाई थी, मिला था वहां पे। और लेकिन जिस तरीके से ये आज एक बढ़िया जो है इन्होंने गौ तस्करों को और जो गौ तस्करी के साथ साथ या मैं बात करूं तो मारने की साजिश, सीधे सीधे एडिशनल एसपी ने कहा कि मारने की साजिश कर रहे थे। और जब मुखबिर खास की सूचना पे इनको जो है अवगत हुआ तो ये जाकर के वहां पे टीम के साथ में इनका मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जो है 2 लोगों के पैर में गोली लगी। जी अखंड बिल्कुल इंटरव्यू है क्योंकि जिस तरीके से मुखबिर की सूचना पे एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पुलिस के लिए, क्योंकि गौ तस्करी करने वाले जो ये तस्कर होते हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से गौवंशों को लेकर के जाते हैं और कहीं ना कहीं दूसरा मामला भी बन जाता है। लेकिन एक सवाल इंटरव्यू ये भी आ रहा है, क्या इन 3 अपराधियों के अलावा जो इसका कोई सरगना है, क्या उसको भी पुलिस ने कोई गिरफ्तार किया है या उसके बारे में कोई जानकारी जुटाई जा रही है या और भी लोग इसमें शामिल थे? देखिए अखंड अभी इस पे किसी तरीके का सिर्फ 3 लोगों का नाम सामने आया है और पुलिस, जैसे मैंने फिर बताया कि पुलिस अपनी जो एग्जैक्ट सारी जो होती है वो कहीं ना कहीं मीडिया से पूरी तरीके से साझा नहीं करती, ये आप भी जानते हैं। और हम लोगों ने पुलिस के अगेंस्ट भी, पुलिस के सपोर्ट में भी खबर किया। ज्यादातर हम लोग जो गुड वर्क होते हैं या जो उनके बैड वर्क होते हैं उसको भी दिखाते हैं, लेकिन पुलिस वही हद तक मीडिया को जानकारी देती है जिसमें उनका अपना खुद का हाथ ना फंसे। और अभी तक जो जानकारी पुलिस ने दी है, जो एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया है कि सीधे सीधे 3 लोगों के मिलने की सूचना थी जिसमें एक आदमी मौके से फरार हो गया, 2 के पैरों में गोली लगी है और सलवन पुलिस ने इन 2 तस्करों को वहीं पे ढेर करने के साथ साथ इनको सीएससी पहुंचाया। और रही बात, जैसा आपने कहा कि डेफिनेटली इसमें सरगना होगा 110%, 110% में कोई ना कोई सरगना, क्योंकि गौ तस्करी एक बड़े स्तर पे यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है और इस सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इन गौ तस्करों के ऊपर कहीं ना कहीं चाबुक चलता नजर आया है। और ज्यादातर हम अगर बात करें तो हाफ इनकाउंटर होते देखे हमने और आगे भी ये अभियान जो है, जो लंगड़ा अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा, ये ऑपरेशन लंगड़ा जारी रहेगा खंड ऐसे गौ तस्करों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ये अभियान है, ये अपराधियों के खिलाफ अभियान है और ये अपराधियों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, जो बेलगाम अपराधी हैं, जिनके मन में खौफ नहीं है, उनके लिए अभियान चलाया जा रहा है कि उनके मन में खौफ पैदा हो सके। क्योंकि देखिए जीरो टॉलरेंस के तहत जिस तरीके से यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके बावजूद इनके जो मंसूबे हैं वो या इनके जो कहते हैं हौसले हैं इतने बड़े हुए हैं, इतना कुछ जानने के बावजूद भी इस तरीके की घटनाओं को लगातार ये अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनके हौसले को तोड़ने के लिए यूपी पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं जो कहीं भी छिपा बैठा है, अगर इस पूरे मामले का जो सरगना भी होगा उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने की बात जरूर कर रही है। फिलहाल कुछ चीजें छिपाने की जो कोशिश की जा रही है वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट चीजें बताएंगे तो चीजें निकल करके सामने आएंगी। क्योंकि कल एक एनकाउंटर हुआ था वाराणसी में, ये भी बताना जरूरी है दर्शकों को, जिस तरीके से विपक्ष ने उस वीडियो को ढाल बना करके एनकाउंटर पे सवाल खड़े किए हैं, तो अगर अच्छा काम होता है और कुछ उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो लगातार जो विपक्ष के नेता हैं या तमाम जो लोग हैं वो सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर हर एक पहलू, एक जानकारी अगर आज साझा की जाए सही तरीके से तो शायद जो सवाल खड़े होते हैं वो शायद खड़े होने से बच सकेंगे।
कहीं ना कहीं उसके सरगना को कुछ कहना चाह रहे हैं। इंद्रवीर बताइए। अखंड, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जिस तरीके से अभी मामला सामने आया है निकल करके, हमारे यहाँ रेलवे जो रेलवे की पटरी टूटी दिखी है आज सुबह, और ये 27 नंबर गेट पर है और शहर कोतवाली क्षेत्र के मामला है। यहाँ पे जब स्टेशन अधीक्षक से IBC 24 की बात हुई तो उन्होंने बताया हाँ देखा गया था, लेकिन उनसे जब सवाल किया गया क्या कि जो फिटर है या जो और ऐसे एम्प्लॉय हैं क्या ये जो रूटीन चेकअप करते हैं ऐसे जो है इन पे क्या इसमें सब नजर नहीं आया था, तो इन्होंने बोला नहीं। और इसमें सबसे बड़ी चीज है, बड़ा हादसा टला है, इसमें मालगाड़ी भी गुजरी है, हमारे पास तस्वीर है और वो हमारे यहाँ गई भी है, लेकिन जिस तरीके से ये एक बड़ा हादसा होने से टला है और रेलवे की लापरवाही की वजह से, लेकिन खैर गनीमत ये रहा कि मौके पर जो वहां पे स्थानीय लोग थे उन्होंने जब ये पटरी टूटी हुई देखी तो जाकर के पुलिस स्टेशन अधीक्षक को अपडेट दिया और वहां पे जो बाकी मरम्मत का कार्य किया गया, वापस से अब सुचारू रूप से जो रेलवे की लाइन है वो चालू कर दी गई है। लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टला है और ये जो लोग रूटीन चेकअप वाले जिनकी ड्यूटी रहती है, क्या वो नहीं दिखता उनको? नहीं, उसमें मालगाड़ी गुजर गई है खंड, उसपे और भी जो ट्रैक चलते हैं मालगाड़ी के अलावा और भी यात्रियों की जो गाड़ी वो भी निकलती है, लेकिन ये बड़ा हादसा होने से टला है। जिस तरीके से ये लापरवाही आई थी, अगर कहीं किसी ग्रामीण की जो स्थानीय लोग से अगर नहीं होता तो शायद ये बड़ा हादसा हो सकता था। जी खंड। बिल्कुल इंद्रवीर, बड़ा हादसा होने से बच गया। इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो लापरवाह लोग हैं, उनके लापरवाही के लिए उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। अगर कोई हादसा हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? लगातार इस तरीके की साजिश की खबरें आती रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से ट्रेन के जो पटरियां हैं उस पर लकड़ी के बोटे रख दिए जा रहे हैं, कहीं पर लकड़ियों को जो वहां पे अर्थिंग का वायर उसे बांध दिया जा रहा है। तो इस साजिश से कहीं ना कहीं लगातार ये साजिशें रची जा रही है कि कहीं ना कहीं डीरेल किया जाए। लेकिन ऐसी घटनाओं को बचाने के लिए जो रेल विभाग है उसको कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और जो भी दोषी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या से, कौन सी बड़ी खबर है अपूर्व अयोध्या से आज? अपूर्व आवाज आ रही है आप? ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए अखंड दो बड़ी खबरें हैं और दोनों बड़ी खबरों की बात सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था, फिर से ही कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अगर मैं आपको बता दूं, बिजनौर में सबसे बड़ी खबर जो है, आज बिजनौर के रेलवे स्टेशन का जो है पुनर्निर्माण हो रहा है और इसका जो है ओपनिंग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन किया है। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा पीछे का नजारा दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम भारी मात्रा में जो है लोग इकट्ठा हुए हैं और जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री को सुन रही है और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। जी अखंड। इमरान, क्या सहूलियत मिलेगी इसके बन जाने से आम जनता को बिजनौर की, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जो है अंग्रेजों के टाइम का जो है रेलवे स्टेशन था, काफी समय से जो है इस रेलवे स्टेशन को समय समय पर जो है इसके दोबारा से बनाने की बात की जाती थी। हर बार जो है यहाँ पर जो है विधायक, MP, मंत्री आते थे और रेलवे स्टेशन को जो है बनाने के लिए जो है आश्वासन देकर जाते थे। लेकिन जब से अश्वनी जी जो रेल मंत्री है वो आए थे, उन्होंने आकर के इसका पूरी तरीके से निरीक्षण किया था और उसके बाद उन्होंने जो है तमाम वादे किए थे और वो वादों पर खरे भी उतरे और इस रेलवे स्टेशन का दोबारा से जो है वो निर्माण कराया और जनता को जो है चाहे विकलांग के लिए हो, चाहे और आम जनता के लिए वेटिंग रूम हो, चाहे CCTV सुरक्षा के मद्देनजर CCTV कैमरे की बात हो, हर तरीके से जो है यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, सौंदर्यीकरण के साथ साथ लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मिल सके,
उसको लेकर के भी जो सरकार है वो संजीदा, और तमाम रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी समस्याएं थी उसको दूर किया जा सके। और आज राजस्थान के बीकानेर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इनॉग्रेशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब्दुल, हमारी आवाज आ रही है आपको? आप उसके मालिक हैं साथियों। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, बड़ी खबर है। करती है। बिल्कुल, देखिए अखंड खबरें दो बड़ी हैं। पहली बड़ी खबर की बात करेंगे। देखिए कल हमने नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे और बीते 24 घंटे भी नहीं बीते थे और एक घटना देखने को सामने मिली फिर से, लेकिन ये घटना वहां नहीं हुआ था जहां ये ब्रेकर था। कृपया ये अखंड आवाज आ रही है? बताइए आप। तो देखिए आज बीती रात तकरीबन 12:30 के आसपास जो है लखनऊ और बनारस के हाईवे के ये सारी चीजें होने वाले देखिए बिल्कुल अखंड आपको बता दें कि तकरीबन 12:30 से 1 के बीच रात में सोनचा के पास एक ट्रक ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे भी ऐसा ही देखने को मिला, जो हमारे सूत्र और हमारे लोग बता रहे हैं कि वहां पे भी ब्रेकर ही बना था, नेशनल हाईवे था। सोचिए आप ब्रेकर तो बना देते हैं लेकिन आप उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं रखते हैं। आपको जैसा कि पहले से ही 100 मीटर 200 मीटर पहले ही आपको दिखा देना चाहिए कि आगे ब्रेकर है। माफी चाहेंगे, लेकिन कल 4 लोगों को रौंदा है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल ट्रक को जो है कब्जे में ले लिया। ट्रक जो है मुगरा बादशाहपुर के आसपास से जो है पकड़ा गया है और 2 लोगों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को लेकर के ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि घायलों को उचित जो है सुविधाएं प्रदान की जाए। फिलहाल वो उनका इलाज जो है प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से अब इस समय स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति की बात करें तो दोनों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। देर रात जो 2 लोगों की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों लोग बाइक से थे। वो उनके बाइक की पेट्रोल खत्म हो गया था, वो सड़क के किनारे खड़े थे और उसी बीच ये ट्रक पीछे से आता है और जो बताया जा रहा है कि वहीं मुश्किल से 10 से 20 मीटर पहले ही ये लोग ब्रेकर के ही आगे खड़े थे। वो ट्रक स्पीड में था, वो ब्रेकर नहीं देख पाया और सीधे इन लोगों को रौंदते हुए चला गया। फिर आगे 2 युवक मिले, उनको भी रौंदा, लेकिन फिलहाल वो बच तो गए लेकिन स्थिति काफी गंभीर बनी है। तो कल भी दिखाया था कि किस तरीके से आपने ब्रेकर तो बना दिया है। कल एक ट्रक की चेसिस टूट गई थी, फिलहाल कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था और आज 24 घंटे भी नहीं बीते, एक घटना और सामने आ गई। नेशनल हाईवे पे ब्रेकर बनाना काफी खतरनाक हो सकता है। इसका उदाहरण मात्र 12 से 18 घंटे के अंदर देखने को मिला। अखंड यानी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरीके की लापरवाही है, जिसकी भी है, या सूझबूझ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, और अगर इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार लोग, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्योंकि अगर वहां पर इस तरीके के ब्रेकर की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल कई जगहों पर होता है हाईवेज पर इस तरीके के ब्रेकर अगर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कहीं अगर कोई कट होता है, अगर वहां ब्रेकर बनाए गए तो समझ में आता है। लेकिन अगर इस तरीके से कहीं ब्रेकर बनाए गए हैं तो क्या जो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वजह से क्योंकि जो हादसा हो रहा है, तो क्या उनकी भी जिम्मेदारी मानी जाएगी? कुछ तो जरूर होगा ना। क्या उनके पास कोई इस तरह की खबरें नहीं पहुंचती? हम भी दिखा रहे हैं तो उनका भी तो कुछ दिमाग होगा ना कि ये सही है कि गलत है। जरूर अच्छे इंजीनियर्स, बहुत बड़े इंजीनियर्स लगते हैं उस पर और वो पूरी प्लानिंग के तहत काम करते हैं। तो क्या उस जगह पर कोई कट है जहां पर ये ब्रेकर बनाया गया है, या फिर एक नेशनल हाईवे पर बीचों बीच एक ब्रेकर बना दिया गया है? बिल्कुल, देखिए पूर्व अखंड आपको बता दें कि इस पूरे अगर रूट की बात करें तो लखनऊ से रायबरेली तक तो ठीक है, वो सीधी 4 लेन रूट हो जाती है, लेकिन रायबरेली के बाद से और ये जो पूरा बनारस का रूट है डबल लेन का रूट है। और इस पूरे रूट में मैं अगर बात करूं तो जौनपुर तक में पूरे बात करूं तो तकरीबन 150 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, डबल लेन का है और इसमें टर्निंग बहुत है। अब पूरे रोड पे टर्निंग है, कहीं भी आप चाहे सलवन से आते हुए लालगंज पहुंचे, लालगंज के बाद भी आप शहर तक थोड़ा सा सीधा पाएंगे, तकरीबन 30 किलोमीटर का रेंज
आप सीधे रोड पे पाएंगे। लेकिन जो कल मैंने आपको ब्रेकर दिखाया था, यहाँ पे भी टर्निंग है। फिर आगे आप जैसे ही पूरा क्षेत्र आप शहर भूपिया मुंह दागते हुए आप निकलेंगे बनारस की ओर, तो पूरा का पूरा रूट कहीं भी सीधे नहीं है। कहा जाता है कि सांप सीढ़ी की तरह है पूरा, वो पूरी की पूरी घुमावदार है। लेकिन कहीं भी एनएचआई की तरफ से, मैं एनएचआई को ही दोष नहीं दूंगा, इसमें प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है। अक्सर देखिए थानों के सामने, रानीगंज थाना के सामने आज ये पहला एक्सीडेंट नहीं है, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बोर्ड, साइनिंग बोर्ड नहीं लगाए गए हैं कि आप धीरे चले, आगे टर्निंग है, आप आगे ब्रेकर है या कुछ भी, कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई है। एक तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है ना उस विभाग का, ये तो बिल्कुल लापरवाही है कि अगर आपने कोई भी चीज बनाई और इतने बड़े हाईवे पर इतनी गाड़ियां जहां से गुजरती हो वहां पर अगर इंडिकेशंस नहीं है तो किसकी लापरवाही है? यहाँ पर भी क्या वो जो एक रस्सी के सहारे सारी चीजें कर देंगे, ब्रेकर के सहारे सब कुछ छोड़ दिया कि ब्रेकर बना दिया, खाना पूर्ति कर दी, लोगों अपना आप से इस ब्रेकर को देख करके गाड़ी की रफ्तार कम कर लेंगे। 2 हादसे 2 दिन के अंदर हो गए, तो क्या जिम्मेदारी बनती है? इसके बाद भी कोई सबक इन्होंने नहीं लिया क्या अभी तक? उसको जाकर के ना सुधार किया, ना इंडिकेशन, कुछ भी इंडिकेशन नहीं कराया, तो कौन जिम्मेदार है? कम से कम इसके खिलाफ भी तो कोई ना कोई जो भी जिम्मेदार लोग कार्रवाई करे, नहीं तो अगर कुछ इंडिकेशन पॉइंट से तो बनाए तो जाए। जरूर बात कीजिएगा एनएचएआई के अधिकारियों से, प्रशासन से ज्ञानेंद्र कि आखिरकार 2 घटनाएं बीते समय में हुई हैं, अगर 2 दिनों की बात की जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती तो कम से कम इंडिकेशन तो बना दीजिए कि आगे लोगों को कम से कम जानकारी तो हो जाए। इस तरह की चीजें हो जाएंगी, नहीं तो जान चली जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? किसी का परिवार उजड़ जाता है, ये सब चीजें देखने वाली बात है। अधिकारियों से जरूर पूछिएगा और क्या कुछ हो सकता है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, अपूर्व अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 103 अमृत स्टेशनों का जो उद्घाटन है वो किया जा रहा है, और इस समय देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी बीकानेर से चल रहा है। जिस तरीके से वर्चुअल रूप से अयोध्या का भी जो रामघाट रेलवे स्टेशन है उसका वह उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुनर्विकास पहले यहाँ पे विकास नहीं हुआ था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर जो स्टेशन है उसको विकसित किया जा रहा है, मानव सेवा संसाधनों से हर प्रकार से उसको सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे जो आम जनमानस अयोध्या हो या जितने भी जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आए किसी प्रकार की असुविधा हो, उसका विशेष ख्याल रखते हुए जो ये छोटे स्टेशन है इनका कायाकल्प लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। सवाल ये जानना चाहेंगे कि देखिए 103 स्टेशनों के आज अमृत योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर में है, सबसे बड़ी बात है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या इन 10 सालों में रेलवे स्टेशनों के हालात में कुछ बदलाव आया है? पहले की तुलना में और अब की तुलना की जाए तो दोनों में किसके कार्यकाल में, कांग्रेस या बीजेपी कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में ज्यादा स्टेशनों को बेहतर बनाया गया है? देखिए अखंड, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो विजुअल भेजा हो, अगर मैं बात की जाए जिस स्टेशन का आज पुनर्विकास करके उद्घाटन किया जा रहा है, तो उस विजुअल को अगर प्ले किया जाए तो कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी, जिस तरीके से क्या हालात पहले थे इस स्टेशन के और अब जो हालात की संभावना है बदल रही है। मैं देखिए सावन जी से कहना चाहूंगा तो उस वीडियो को अगर प्ले करें, दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से लगातार विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश हो या भारत की बात की जाए तो गतिमान है, तो वो मैं दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल अपूर्व, वो तस्वीरें आएंगी। एक चीज ये भी अपूर्व तब तक समझेंगे, क्योंकि देखिए पहले जो हालात थे, जर्जर टाइप के स्टेशन कई सारे नजर आते थे, लेकिन अब अमृत योजना के तहत जिस तरीके से कायाकल्प शुरू किया गया स्टेशनों का, तो क्या कहीं ये माना जाए कि जो आम जनमानस के हित को ध्यान में रखते हुए लगातार जो स्टेशनों पर जिस चीज की जरूरत मांग थी उसको लेकर के मोदी सरकार ने काम किया, और आज उसी का साफ तौर पर रिजल्ट देखा जा रहा है कि जो कहते हैं कि सौंदर्यीकरण हो सका है तमाम स्टेशनों का, उसका या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। 10 वर्षों के कार्यकाल में जितना परिवर्तन हुआ है, अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो हालांकि ये धार्मिक क्षेत्र है और पर्यटन की नगरी में लगातार विकसित हो रही है, तो जिस तरीके से लगातार विकास कार्य चल रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि जिस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प लगातार हो रहा है और भी प्रदेशों का जो पौराणिक स्थल है उनका कायाकल्प 10 सालों में बहुत कुछ बदला है। बीते पिछले सरकारों से अपनी सरकारों में बड़ा ही अंतर दिखा है, लगातार जन सुविधाएं मिल रही हैं और जो एक रूपता है वो लगातार देखने को मिल रही है। जी
बहुत ही बेहतर तरीके से स्टेशनों के कायाकल्प के लिए लगी है मोदी सरकार और अमृत योजना के तहत लगातार वहां पर कार्य किए जा रहे हैं और सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट करते रहिएगा दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े सिद्धार्थनगर से, कौन सी बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, मैं अखंड आपको बता दूं कि इस समय सिद्धार्थनगर जिले के खुनियाव ब्लॉक में इस समय ग्राम प्रधानों के हाथ में कुबेर का खजाना लग गया है, जहां लोग 10 से 15 लेबर लगा करके वर्क आईडी 3-3 बनाते हैं और 159 लेबर 60 लेबर डेली लगाते हैं। ये खुनियाव ब्लॉक का ग्राम पंचायत बभनी माफी है, जहां मौके पर देखा गया 10 से 15 लेबर काम कर रहे थे और किसी किसी वर्क आईडी पे सिर्फ फोटो खींचने का ही काम किया गया। इस समय मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी जो है सरकार के द्वारा 252 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। इसके बाद भी ग्राम प्रधानों के द्वारा 159 लेबर लगा करके फर्जीवाड़े का खेल जमकर खेल रहे हैं। तो आखिरकार अगर इस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है तो क्या जो अधिकारी हैं, क्या वो आंख बंद करके कान बंद करके कहीं सोए हुए हैं? क्या कहाँ है आराम से? क्या छुट्टी मना रहे, गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने चले गए? उन्हें फर्जीवाड़ा नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है, पूरे प्रदेश को दिख रहा है। वहां गांव में लोगों को भी जानकारी इस बात की हो गई है, लेकिन जो जिम्मेदार है उनके पास इस चीज की कोई जानकारी ही नहीं है कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्या केवल गिव एंड टेक की पॉलिसी है कि पैसा मिल जाएगा, आराम से रख लेंगे, काम हो या चाहे ना हो, लोगों के बेफिजूल के पैसे कराए जाए, भुगतान कराया जाए सरकारी खजाने से? देखिए अखंड, हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी फर्जीवाड़ा तो ये है कि जहां जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं, जिम्मेदारी उनकी होती है ग्राम पंचायत का निरीक्षण करें। जो एपीओ होता है उसका काम होता है उसकी रिपोर्ट तैयार करें, और जो जेई होता है वो एमबी करता है। लेकिन सबको कमीशन चाहिए, इसलिए ग्राम पंचायतों में कोई नहीं जाना चाहता है। जो ग्राम प्रधान के द्वारा ला करके दे दिया गया उसी पे साइन करके एमबी कर देते हैं, इसके बाद जो है भुगतान करवा लेते हैं। तो अपने अपने कमीशन के चक्कर में कोई ग्राम पंचायतों का निरीक्षण नहीं करना चाहता, इसलिए सबसे अधिक फर्जीवाड़े का खेल हो रहा है। कमीशन के इस खेल में सरकारी खजाने में तो लूट चल रही है ना, सरकारी खजाने को तो लूटा जा रहा है ना। जिस सरकारी खजाने का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए था, जनता के हित के लिए होना चाहिए था, वो केवल और केवल एक खजाना बन चुका है लूट का खजाना, कि लूट सको तो लूट लो। मनरेगा में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, कमीशन के चक्कर में लोग किसी भी बिल को साइन कर दे रहे हैं, साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि 15 लोग आप बता रहे हैं काम कर रहे हैं और भुगतान कई लोगों का किया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम लोग क्या आंखों पर पट्टी बांध करके चलते रहेंगे? ये कौन उजागर करेगा? किसकी जिम्मेदारी? कौन आकर के इनके बारे में बताएगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है? उसका उजागर करने वाले क्या लोग आराम से नींद में सोए हुए हैं, गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं? समझ में ही नहीं आ रहा क्या करेंगे। ये खजाना लुटता चला जाए सरकार का। देखिए, जब बीच बीच में खबरें चलाई गई तो जो खंड विकास अधिकारी है सिर्फ वही मिलता है, निरीक्षण किया जाएगा, काम को शून्य कर दिया जाएगा। लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं होता है कि अगला जो है गलत काम करता रहे और उस पर आप जो है कोई ब्लेम ना लगाए, उसको रोके ना, तो एक के जगह दूसरा भी इसी तरीके से तैयार होता रहेगा। अभी देखा गया है कि जो है हरदेवरी एक ग्राम पंचायत है, वहाँ पंचायत भवन बन रहा है, काफी दिनों से बन रहा है। जब इसको लेकर के वीडियो से बात किया गया तो बता रहे धन की कमी है। जब धन की कमी थी तो वहाँ जो है कंप्यूटर सहायक ऑपरेटर की नियुक्ति किया गया, नियुक्ति के दौरान उसको 6,000 रुपये प्रति मंथ दिया जा रहा है। जब पंचायत भवन है ही नहीं है तो उसे मानदेय क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए दिया जा रहा है कि आ रहा होगा और इसका हवाला दिया जा रहा होगा। तमाम चीजें हैं, समझ में नहीं आता कि सरकारी जो सिस्टम इतना लचर क्यों है। अगर धन नहीं है तो बनने के लिए फाइल क्यों आगे बढ़ गई, बनाया? क्योंकि हर आदमी कोई कार्य करता है तो उसके लिए पहले व्यवस्था करता है। और अगर सरकारी कोई सिस्टम है, अगर वो इतना लचर है कि उसको पता ही नहीं है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास पैसा है या नहीं है, हम काम पहले ही शुरू कर दे, तो काम शुरू क्यों हुआ? ये तो सबसे बड़ी लापरवाही है ना। काम शुरू ही नहीं करना चाहिए था। और अगर काम शुरू नहीं हुआ तो उसके बाद किसी की भर्ती भी कर ली गई, तो क्या मतलब है? जब पंचायत भवन ही नहीं रह गया तो वहां पर किसी की भर्ती करके उसका फायदा क्या? कुछ काम कर रहे हैं कि बस खाली पैसा ही उठा रहे हैं वो? अब वो सिर्फ अपना मानदेय ले रहे हैं, ग्राम प्रधान अपना मानदेय ले रहा है, केयर टेकर अपना मानदेय ले रहा है, तो बिल्कुल सबसे बड़ी अपना मानदेय ले रहा है। बिल्कुल सरकारी खजाने की जो लूट खसोट का इससे बढ़िया उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता कि मानदेय लेने के लिए सारी चीजें व्यवस्था। कहते हैं ना कि गांव में का विकास आज तक इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वहां के लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वही नहीं चाहते कि वहां का विकास हो सके। बहुत से ऐसे ग्राम है, जाकर के देखना चाहिए, वहां की तस्वीर बदल दी है कुछ लोगों ने। देखिए कितनी अच्छी सड़कें बनाई हैं, तमाम ऐसे पंचायत भवन है, तमाम वहां पर शादी घर भी बना दिया है प्रधान ने,
लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं, केवल इसको केवल और केवल भ्रष्टाचार का एक उन्होंने माध्यम बना रखा है। किस तरीके से लूट खसोट भ्रष्टाचार की जाए और अपने खुद के सारे काम कर लिए जाए, बड़ा सा घर बना लिया जाए, बड़ी व्यवस्था कर ली जाए, जॉब कार्ड बनवा लिया जाए अपने घर के लोगों का, मजदूरी दिखा करके, भले उनका बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा हो। तो प्रधानों के द्वारा और तमाम ऐसी जो शिकायतें आती हैं उसके बाद भी अगर इस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है और लोग जो जिम्मेदार हैं वो आंखों पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होगी उन तमाम लोगों के लिए, जिम्मेदार अधिकारियों के लिए, जो अभी भी जो सोच रहे हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है गांव के विकास की। सरकार दिल खोल के खजाना देती है कि गांव का कल्याण हो, विकास हो, लेकिन जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार की चपेट में आ गए हैं सारे के सारे लोग और अपना खजाना भरने में लगे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो गांव का विकास है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। क्या ब्रजेश, आपने किसी अधिकारी से इस पर बात की और पूछा आपने कि आखिरकार इस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है, आप लोगों ने इस पर क्या कार्रवाई की, क्या कुछ कहा उनकी तरफ से? देखिए, जब इस बारे में खुनियाव खंड विकास अधिकारी से जानकारी लिया गया, उन्होंने कहा कि उस ग्राम पंचायत का निरीक्षण करवाया जा रहा है और एपीओ को भेजकर जांच करवाया जाएगा। अगर आपकी शिकायत सही मिल रही है तो काम को जो है जीरो करवा दिया जाएगा। लेकिन काम को जीरो करवाना बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए आज किसी ने उस पर आपत्ति लगाई, आपने जीरो कर दिया, कल फिर वही काम वो करेगा, उसी आईडी पे फिर से नया आदमी लेबर लगा देगा, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ जो है लोगों को एक जो है घुमाने का तरीका है कि चलिए काम जीरो कर दिया गया, उसका काम रोक दिया गया, लेकिन जब फिर दोबारा वो उसी आईडी पे काम लगा रहा है तो फिर क्या मतलब बन रहा है? हाँ, तो बिल्कुल खाना पूर्ति है और खाना पूर्ति करके आगे जिस तरीके से काम करना है, लोगों को भी पता है कि शिकायत कितनी बार आप करेंगे, आगे चल के काम करते ही रहेंगे, नए तरीके निकाल ही लेते हैं और शायद यही नए तरीके हैं, शायद इसकी वजह से भ्रष्टाचार लगातार खुलेआम खुली तौर तरीकों के साथ लोग करते चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोग भ्रष्टाचार की जांच करेंगे वो भी उनके साथ हैं। शायद यही कारण है कि सारे के सारे लोग मिल करके इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं और इस तरीके का भ्रष्टाचार भली भांति फल फूल रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस तरीके की जीरो टॉलरेंस की बातें करती है, लेकिन अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार कहीं व्याप्त है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो अपने आप में जीरो टॉलरेंस पे बहुत बड़ा सवाल है। जरूर विशेष बड़े अधिकारियों से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार क्या वजह है कि लगातार इतनी शिकायतों के बावजूद भी केवल खाना पूर्ति के लिए कहा जाता है, होता कुछ नहीं है। तो अगर ऐसे ही शिकायत करने के बाद ऐसे ही केवल खाना पूर्ति की जाएगी तो लोग शिकायत क्यों करेंगे? जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम बेईमान हुआ है और तूफान और आंधी बारिश की वजह से कई जगहों पर हालात बेहद बद से बदतर हो गए और इसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। कल रात आंधी आई, तूफान आया और बिन मौसमी बारिश है, कहीं ना कहीं बिजली भी गिर रही है और जिस तरीके से कई जगह गोरखपुर में बात की जाए तो बहुत ज्यादा पानी बरसा और जलभराव की स्थिति देखने को मिली। गाजियाबाद, अगर नोएडा की बात की जाए तो वहां पर भी स्थिति बेकाबू थी। तूफान की वजह से ऐसा तूफान आया कि बहुत सारी चीजें देखने को मिली, होर्डिंग्स गिर गए, कहीं पेड़ गिर गए, कई गाड़ियों पर पेड़ गिर गए और सबसे बड़ी बात है कि लोगों इसमें जानमाल का भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और जानमाल के नुकसान के साथ ही जो अगर नुकसान हुआ है उसको प्रशासन तक अवगत कराने के लिए कहा है। लेकिन जिस तरीके से इस बिन मौसम बारिश ने तबाही मचाई है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है और जिस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि इस पर प्रशासन भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा के रूप में देखी जाती है। लेकिन जिस तरीके से कल आंधी ने तबाही मचाई है और पेड़ जिस तरीके से उखड़ गए, होर्डिंग्स उखड़ गए, कहीं कहीं जो रेलिंग्स थे वो गिर गए, तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और इसमें कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन आजकल जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और 7 दिनों के करीब बताया कि इस तरीके से मौसम में इस तरह बना रहेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये जो मौसम की जो आंख मिचौली है लगातार इस तरीके से, क्योंकि धूप भी आ रही है, आप देख भी रहे होंगे तस्वीरें, हम लोग राजधानी लखनऊ से दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ बारिश हो रही थी, रात में भी यहाँ पर बहुत तेज आंधी आई और हल्की फुल्की बारिश भी हुई, फिर सुबह भी यहाँ पर बारिश हुई। मौसम कभी अब यहाँ पर धूप भी निकल रही है, फिर छांव भी हो जा रही है, तो मौसम भी अटकेलियां लगा रहा है और खेल रहा है। कहीं ना कहीं जो मौसम अपने आप में बेईमान बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत जरूर है, इससे लोगों को राहत जरूर मिल रही है। टेम्परेचर में थोड़ी कमी आई है और जो टेम्परेचर जिसमें धूप की वजह से लोग निकल नहीं पा रहे थे, आज थोड़ा सा मौसम सुहाना बना हुआ है तो लोग बाहर भी निकल रहे हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।